नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 7 जुलाई 2025। तो हम लोग जो है 7 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से और बातचीत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में हाल ही में जो है एक दिवस बनाया गया है और इस दिवस का नाम है जूनोसिस दिवस। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व जूनोसिस दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जूनोसिस दिवस जो है आपको प्रतिवर्ष मनाया जाता है या 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये आपको 6 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आइए इस पर बातचीत कर लेते हैं। जूनोटिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो है यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और जूनोटिक जो है बीमारियों से कहते हैं कि जानवरों और इंसान के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों के बारे में जनमानस को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। और जूनोसिस क्या होती है, ये बीमारी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग एक दो लाइन देख लेते हैं। जूनोसिस होती क्या है, जूनोसिस क्या है, आइए इस पे बातचीत कर लेते हैं। और ये जो परिभाषा दी गई है तो किसके अनुसार से, तो ये WHO के अनुसार से दिया गया है। और WHO के अनुसार से यदि इसके अनुसार से हम लोग देखते हैं कि WHO के अनुसार क्या कहती है, तो इनके अनुसार से कहा जाता है कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को जो है जूनोटिक डिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो बीमारी होती है आपको आमतौर पर कह सकता है कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को जूनोटिक डिसीज कहा जाता है। जूनोटिक बीमारियां संक्रामक होती है। क्या होती है? ये संक्रामक होती है। यदि इसके संपर्क में आसपास में यदि जानवर के कोई प्रकार के मान के चलिए की बीमारी होती है, इससे यदि आसपास में कह सकते हैं कि संपर्क में व्यक्ति रहता है तो व्यक्ति को भी इसमें फैलने का इससे खतरा बना हुआ रहता है। तो इस तरह की जो बीमारी होती है एक कह सकते हैं कि संक्रामक के अंतर्गत आती है। और मच्छरों के जरिए भी कह सकते हैं कि यह फैलने का एक तरह से इसका खतरा बना हुआ रहता है। तो हम लोग देखते हैं, सीधी सी बात है कि जूनोसिस होती क्या है। तो जूनोसिस आपको याद रखना है कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को कह सकते हैं कि जूनोसिस डिसीज कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इस बात को कि जूनोसिस क्या होती है और जूनोसिस दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जूनोसिस दिवस जो है प्रतिवर्ष आपको 6 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखते हैं तो क्या है नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी को ब्यूनस आयर्स में किस विशेष सम्मान से नवाजा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कह सकते हैं कि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के द्वारा कह सकते हैं कि किस विशेष सम्मान से नवाजा क्या है। इसको जो नवाजा क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी के अवार्ड से, किसको, तो की टू द सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। और 5 देशों की यात्रा में जो आपको दिखाई पड़ेंगे और इसी में कह सकते हैं कि आपको एक देश अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की आपको कह सकते हैं कि ये यात्रा पर गए हैं। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है आपको ब्यूनस आयर्स है। और एक विशेष सम्मान से इनको नवाजा गया है। कौन से सम्मान से नवाजा गया है? तो इन्हें जो नवाजा गया है की टू द सिटी से, क्या नवाजा गया है आपको, की टू द सिटी कह सकते हैं। और की टू द सिटी को ही हिंदी में यदि बात करते हैं तो इसको शहर की चाबी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। भारत और अर्जेंटीना के बीच कह सकते हैं कि गहरी मित्रता और विश्वास का ये प्रतीक है। जो हम लोगों के बीच जो है खास करके देखते हैं क्या होती है यहाँ पर जो है जो मित्रता कहा जाता है। तो मित्रता किस संदर्भ में, तो मित्रता जो है यहाँ से आदान प्रदान हो जाती है और आयात निर्यात होता है खास करके व्यापार का। और व्यापार का जो दोनों देशों के बीच में जो एक तरह से अच्छा संबंध है व्यापार के संदर्भ में से हम लोग देखते हैं। तो किसमें, तो भारत और एक तरह से अर्जेंटीना। और इसी उद्देश्य से कह सकते हैं कि आपको ब्यूनस आयर्स के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको की टू द सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपको अर्जेंटीना यात्रा पर तो गए हैं। और आपको पहले ही बता चुका है ये कितने देशों की यात्रा हाल फिलहाल में करेंगे, तो 5 देशों। और कुछ दिन पहले ही आपको बताए थे कि ये जो है आपको गए थे कहाँ, घाना गए थे। और घाना के द्वारा भी जो है इनको
अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये प्रश्न आपको कुछ दिन पहले ही करवा चुके हैं। और इसके बाद जो है आपको जाएंगे, कहाँ जाएंगे, खाना के बाद ये गए थे आपको त्रिनिदाद टोबैगो गए थे, और त्रिनिदाद टोबैगो के बाद आपको देखते हुए यहाँ पर आपको अर्जेंटीना जा रहे हैं। अर्जेंटीना के बाद यदि बात करते हैं तो आपको ब्राजील जाते हुए दिखाएंगे, और ब्राजील में यहाँ पर क्या है, आपको ब्राजील से ही नेक्स्ट प्रश्न है, तो ब्राजील से बातचीत करेंगे। इसके बाद बातचीत करेंगे तो ब्राजील में आपको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होते हुए दिखाई पड़ेगा, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से होते हुए इसके बाद प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, नाभी भी आ जाएंगे। तो 5 देश हाल फिलहाल में आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किन किन देशों का यात्रा किया गया है। और जो प्रधानमंत्री अर्जेंटीना गए तो अर्जेंटीना के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि खाना के द्वारा अवार्ड दिया गया है। उसके बाद आपको हाल फिलहाल में की टू द सिटी का कह सकते हैं अवार्ड किसके द्वारा, अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। यह ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपको ब्रिक्स से है, और ब्रिक्स आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और यहाँ से जो प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लगातार पूछता हुआ रहता है, किसी भी प्रश्न यहाँ पे जो है किसी परीक्षा में कह सकते हैं कि लगातार प्रश्न आपको देखने को मिलता है। हाल ही में कह सकते हैं कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो किस देश में किया गया है, यह जो है आपको ब्राजील में। कहाँ पर किया जा रहा है, तो आपको ब्राजील में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जो आपको किया जा रहा है ब्राजील में किया जा रहा है ना। तो हाल ही में कह सकते हैं कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको कहां पर किया जा रहा है, ब्राजील में किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 17वें कह सकते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से नेतृत्व कौन रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और ये कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ब्राजील के कहां पर, रियो डी जेनेरियो। एकदम आपको याद रहना चाहिए, जिस तरह से आपका नाम याद रहे उसी तरह से आपको याद रहना चाहिए कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो ब्राजील में हुआ है। और ब्राजील के किस शहर में, तो रियो डी जेनेरियो में। आइए आप लोगों को जो है ब्रिक्स के बारे में वैसे तो बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का जब विषय बना हुआ है तो इस पर फिर से एक बार बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो नाम है परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, ब्रिक्स प्लस कर दिया गया है। सबसे पहले तो इसका नाम पहले ब्रिक हुआ करता था, और बी से क्या हुआ करता था, ब्राजील, आर से रसिया, उसके बाद आई से इंडिया, सी से चाइना हुआ करता था। 2010 ये तो 2006 में इसका गठन होता है। सबसे पहले जो है क्या है, आपको देखिए तो यहाँ पर ब्रिक लिखा हुआ है। तो ब्रिक एक औपचारिक समूह कह सकते हैं कि इसका गठन कब होती है, तो 2006 में ये क्या होती है, अस्तित्व में आती है ना। उसके बाद 2009, देखिए 2009 में क्या है, रूस में येकातेरिनबर्ग में कह सकते हैं कि इसका पहला बैठक होता है। आपको पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अस्तित्व में, ध्यान रखेंगे, अस्तित्व में आता है 2006 में, जबकि पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब होता है, तो 2009 में होता है। और कहां पर होता है, तो रूस के येकातेरिनबर्ग में आपको आयोजित होते हुए दिखाई पड़ेगी। जबकि आपको नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं 2010 में, तो 2010 में आपको क्या होगा, तो 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स के जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, यहीं पर कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका को कह सकते हैं कि कब शामिल किया गया है, आपको 2010 में। ये 2010 में शामिल होती है। ये किस सम्मेलन में आके भाग लेगा, तो आपको 2011 में कह सकते हैं कि आपको 2011 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये पहली बार कह सकते हैं कि बैठक में भाग लेता है। और इसी के बाद से इसका नाम क्या होता है, जो ब्रिक रहता है, यहाँ पर जो आपको ब्रिक दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या दिखाई पड़ता है, एस सम्मिलित होते हुए, इसका मतलब है कि ब्रिक्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद प्लस क्यों लिखे हैं, और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या क्या है, ये भी बातचीत करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना देश हुआ है, आपको 1 2 3 4 5 है ना। बी फॉर क्या, ब्राजील हो गया, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर आपको साउथ अफ्रीका। आइए और विशेष इस पे बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्तमान में कितना सदस्य देश है, क्या है, नहीं है। आइए बातचीत करते हैं। तो 2024 में देखिए, ध्यान रखिएगा, 2024 में 4 नए देश इसमें कह सकते हैं कि जुड़ता है। कौन सा देश जुड़ता है, तो 2024 में 5 देश पहले से था, 4 देश कौन कौन सा जुड़ा है, आपको मिस्र जुड़ता है, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, है ना। फिर से बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा देश, 4 देश, आपको मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स का हिस्सा बनते हैं। तो आपको 5 4 कितने देश हो चुके हैं, 9 देश हो चुके हैं, है ना। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे टीचर जो है पढ़ाए हैं कि सऊदी अरब भी सम्मिलित है ना। किसी किसी किताब में यदि आप पढ़ते होंगे तो आपको लिखा होगा सऊदी अरब, लेकिन ध्यान रखेंगे सऊदी अरब जो है 2024 में इसकी बात तो किया गया था, 2024 में सऊदी अरब की बात किया गया था, लेकिन ये जो है शुरुआती दौर में बोला था कि हम ब्रिक्स में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे, लेकिन कह सकते हैं कि ये सम्मिलित होने की बात कहा, लेकिन ये सम्मिलित हुआ नहीं, ठीक है। इसका जो राजा है साइन नहीं किया। जब तक मान के चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष साइन नहीं करता है तो ब्रिक्स में सम्मिलित नहीं माना जाता है। इसीलिए
सऊदी अरब, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा कि 2024 में 4 देश सम्मिलित हुए। सऊदी अरब की भी बात कहा गया था, लेकिन सऊदी अरब नहीं सम्मिलित होता है। सऊदी अरब जो है 2024 की शुरुआत में ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे क्या है कि नहीं हुआ है शामिल, जैसा कि योजना बनाई गई थी। योजना ऐसा था कि 2024 में सऊदी अरब भी शामिल होगा। बार बार इस पे बातचीत कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि 2024 में आपको सऊदी अरब की बात किया गया था, लेकिन 2024 में सऊदी अरब शामिल नहीं होता है। और यही जो है आपको अधिकांश किताब में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में सभी जगह लिखा हुआ था कि सऊदी अरब भी सम्मिलित होता है। तो 5-5 देश दे दिया था, कितना, 5 देश पहले, 5 देश बाद में, तो 10 देश दे दिया था। एक और देश आपको बताते हैं कि 2025 में इसमें इंक्लूड होता है ना, इसमें जुड़ता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, मान चलिए कि कौन सा देश, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है 2025 में ही जनवरी के मौसम में कह सकते हैं कि जनवरी के माह में इसमें आपको सम्मिलित होता है। तो अभी वर्तमान में 5, 4, 9 और 1 कितना देश, तो केवल 10 देश। ध्यान रखेंगे केवल कितना देश, तो 10 देश इसमें इंक्लूड है ना। कितना देश, केवल 10 देश आपको इंक्लूड दिखाई पड़ता है। और किसी किसी जगह आपको जो दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, 11 दिखाई पड़ता है। 11 जो है क्या है, गलत है, लिखा हुआ है ना। तो आपको ध्यान रखेंगे कितना देश, केवल जो आपको ध्यान रखेंगे केवल 10 देश। कितना देश, केवल 10 देश है ना, केवल 10 देश। ठीक है, आपको याद रखिएगा केवल 10 देश जो है अभी वर्तमान में ब्रिक्स में सम्मिलित है ना। और पहला 9 सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कह सकते हैं कि 2024 में कहां पर इसका आयोजन किया गया था, तो रूस में किया गया। तो रूस के कजान शहर में, कहां पर किया गया था, तो रूस के कजान शहर में 2024 में किया गया। और 2025 में कहां पर किया जा रहा है, तो 2025 में अभी कह सकते हैं कि हो रहा है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कहां पर, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। यदि 26 की बात करते हैं, 18वां, तो आधिकारिक तौर पर ये घोषणा आपको 2-3 दिन में बता देंगे। मान चलिए कि आधिकारिक तौर पर जो आपको घोषणा, वैसे अभी तक जो है क्या है, मान चलिए कि घोषणा है कि दक्षिण अफ्रीका में है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में अभी तक घोषणा है, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट आपको आएगा तब हम आपको बता देंगे। अभी तक में जो है 2000, इसलिए आपको प्रश्न अभी लिखे नहीं कि 2026 में कहां पर हुआ है। ऐसे आपको मौखिक रूप में बता देना है कि 2026 में ऐसा अनुमान है कि आपको दक्षिण अफ्रीका में होने का चांस है। उसके बाद लेकिन अभी याद रखना आपको 2024 2025, ठीक है। 2024 आपको रूस के कजान शहर में, जबकि 2025 कहां पर, तो रूस आपको क्या कहता है, 2025 आपको ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। यही आपका प्रश्न था। और इसमें जो है कुछ सदस्य कह सकते हैं कि भागीदार सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, कुछ भागीदार, मतलब उसका सिग्नेचर नहीं होता है, लेकिन वो आमतौर पर बैठक में भाग लेते हैं। जैसे वियतनाम कह सकते हैं कि वियतनाम जो इसका 10वां भागीदार देश बना है, ठीक है। ब्रिक्स का ही 10वां जो कह सकते हैं कि आपको ये भागीदार देश है। भागीदार कहने का मतलब है ये इन लोगों को बुलाया जाता है ना, इन लोगों को बुलाया था, ये सदस्य के तौर पर उस पर साइन नहीं करते, सिग्नेचर नहीं करते हैं, लेकिन एक तरह से बैठक में भाग लेते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब जो देश है इसमें ब्रिक्स में क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए। जैसे आपको भागीदार देश के रूप में कौन कौन सा है, तो ये तो आपको 10वां भागीदार आपको हाल ही में बना है। कौन बना है, वियतनाम बना है। और इससे पहले कह सकते हैं कि बेलारूस, आपको बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया इस समूह के कह सकते हैं कि साझेदार देश है। साझेदार देश अलग होता है, जबकि कह सकते हैं कि इसका सदस्य देश मान के चलिए कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं सभी देशों के, और उसका क्या साइन होता है। लेकिन आपको जो भागीदार देश होते हैं उनका साइन नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिक्स का इस बार का जो शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हम लोग जो प्रधानमंत्री हैं कहाँ पर गए, किस लिए गए, यहाँ पर जो है विशेष प्रश्न बनेगा। तो जो विशेष प्रश्न बनेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आप लोग ब्रिक्स के बारे में विस्तार से बातचीत किए हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे प्रश्न को, है ना। चले हम लोग आगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है और देख लेते हैं। और हाल ही में कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए जो है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान, आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, और तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो आपको कौन सा देश बन गया है, रूस बन गया है। रूस ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान को कह सकता है कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को कह सकता है कि सरकार को मान्यता दे दी है, जो 2021 में समूह की सत्ता में कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर वापस 2021 में, सीधी सी बात है कि 2021 में सत्ता प्राप्त करता है कौन, तालिबान की सरकार। कहाँ पर, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में एक तरह से सत्ता जब प्राप्त करता है, तो अब भी वर्तमान में कह सकते हैं कि 2025 में ऐसा रूस पहला देश बना है जो कि आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता दे दिया गया है।
और जैसे ही मान्यता दिया जाएगा तो यहाँ पर रूस के जो विदेश मंत्रालय कह सकते हैं कि तालिबान प्रतिबंधित जो भी संगठन कह सकते हैं उसको सूची से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और तालिबान के द्वारा नियुक्त अफगान राजदूत की साख को कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस देश के द्वारा क्या कहते हैं अफगानिस्तान को मान्यता दिया गया है। सीधी सी बात है, आपको रूस के द्वारा। और जैसे ही नाम रूस का आता है तो रूस के बारे में जल्दी से बता दीजिए। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मास्को है। और यदि बात करते हैं कि रूस में यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, तो रूस में जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा? रूबल मुद्रा चलती है। और रूस के राष्ट्रपति का नाम आप लोगों को तो पता ही है, क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं। तो इंग्लैंड में दोहरा शतक बनाने वाले पहले एशियाई टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो अभी वर्तमान में जो हम लोग के टेस्ट के कप्तान कौन है? सुमन गिल है। और सुमन गिल जो है यही दोहरा शतक बनाए हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लैंड में दोहरा शतक बनाने वाले कह सकते हैं, या पहले भारतीय तो है ही, साथ साथ आपको पहले भारतीय कह सकते हैं और एशियाई टेस्ट कप्तान कह सकते हैं। जो ये जो बने हैं एशिया की तरफ से, जो कह सकते हैं कि एशियाई टेस्ट कप्तान बनकर क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम जो दर्ज कराए हैं, ये कौन दर्ज कराए हैं? आपको सीधी सी बात है, आपको सुमन गिल। तो हम लोगों के भारतीय वर्तमान में जो टेस्ट कप्तान बने हुए हैं, कौन बने हुए हैं? सुमन गिल बने हैं। और सुमन गिल के द्वारा ही हाल ही में इंग्लैंड में आपको दोहरा शतक लगाए हैं। इनसे पहले यदि बात करते हैं कि इनसे पहले किनका रिकॉर्ड था, इनसे पहले यदि बात करते हैं कि आपको सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड था, है ना। सुनील गावस्कर कह सकते हैं कि आपको बहुत पहले, लगभग आप कह सकते हैं कि कब, 1979 ईस्वी में, है ना, ओवल में 221 रन का ये पारी खेले थे। तो इनसे पहले आपको सुनील गावस्कर का नाम था, लेकिन अब आपको याद रखना है किसका नाम? आपको सीधी सी बात है, किसका नाम याद रखिएगा? तो आपको सुमन गिल का याद रखना है। और सुमन गिल जो हम लोगों के वर्तमान में क्या है? आपको टेस्ट क्रिकेट टीम के भारतीय कप्तान है ना। और अभी जो श्रृंखला चल रही है, कौन सी श्रृंखला चल रही है? टेस्ट श्रृंखला चल रही है। और टेस्ट श्रृंखला का नाम भी आपको बताए थे, है ना। आप लोगों को टेस्ट श्रृंखला का क्या नाम है आपको याद रखना है कि क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर से जुड़ा हुआ है, बताइए। आप लोग कमेंट करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न करवाए हैं, देखते हैं कि आप लोग कमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को ये प्रश्न करवाए हैं कि श्रृंखला का, टेस्ट श्रृंखला जो हो रही है, इसका क्या नाम है। ठीक है, चले हम लोग आगे। आपको आधा बता देता है कि सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर का आपको तो भारतीय है, और आपको बताना है किसका नाम? आपको बताना है इंग्लैंड के किस खिलाड़ी का नाम, है ना। चलिए वैसे बता देते हैं आपको, जब तक आप लोग कमेंट करिएगा तब तक बताते हैं। एंडरसन का, है ना। वहाँ का जो आपको बॉलर है वो एंडरसन है, जबकि यहाँ का जो आपको है बैट्समैन कौन है? आपको सचिन तेंदुलकर। और इसी का दोनों के नाम से मिलाकर ये आपको टेस्ट श्रृंखला का नाम रखा गया है, सचिन तेंदुलकर एंडरसन के नाम से, है ना। चले हम लोग आगे। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच पात्र नागरिकों तक बढ़ाने के लिए किस भारतीय राज्य ने जन सुरक्षा समृद्धि अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य के द्वारा? तो सीधी सी बात है, आपको गुजरात के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? तो गुजरात सरकार के द्वारा। और तो गुजरात के द्वारा कौन सा कह सकते हैं कि आपको अभियान शुरू किया गया है? तो सुरक्षा समृद्ध आपको अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान? तो सुरक्षा समृद्ध अभियान स्टार्ट किया गया है। तो गुजरात में कह सकते हैं कि जन सुरक्षा समृद्धि अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? इनके यहाँ के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र पटेल है। इन्हीं के द्वारा इस अभियान का शुरुआत किया गया है। और कहाँ पर? तो गांधीनगर, गुजरात कह सकते हैं, गुजरात के गांधीनगर में। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उन नागरिकों की पहचान करना है जो पात्र है। किस चीज का पात्र है? बात करते हैं कि मान लीजिए उन नागरिकों की पहचान करना है जो पात्र है लेकिन अभी तक कह सकते हैं केंद्रीय एवं राज्य कल्याण योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए हैं। वैसे मान के कह सकते हैं कि नागरिक जो कि पात्र है, एक तरह से योजना के लाभार्थी हैं, राज्य कल्याण योजनाओं के या केंद्र के किसी भी मान के कि आपको केंद्र के कह सकते हैं या राज्य कल्याण योजनाओं के लाभान्वित हैं, लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि उनको इस योजना के बारे में सूचना नहीं है या पता नहीं है, वो लाभार्थी अभी तक इनका लाभ फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो इसी उद्देश्य से क्या कहते हैं लाया गया है सुरक्षा, जन सुरक्षा समृद्धि योजना। किस राज्य के द्वारा? तो आपको गुजरात के द्वारा। और इसी के उद्देश्य इसमें देखते हैं तो क्या क्या आपको रखा जाएगा, जैसे कि जीवन ज्योति बीमा योजना को रखा गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को रखा गया, अटल पेंशन योजना को रखा गया, जन धन योजना को रखा गया। जो योजना पहले से चले आ रही है, ऐसा नहीं कि ये योजना पहले से नहीं आ रही है, जो योजना पहले से चलते आ रही है। और इसी योजना के बारे में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस योजना का लाभ के बारे में पता नहीं है। यदि लाभ के बारे में पता नहीं है तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, और इसी योजना के तहत उस व्यक्ति को एक तरह से कह सकते हैं कि जानकारी दी जाएगी और पहचान करेगा कि किसको किसको ऐसे मान चले की जानकारी के बारे नहीं है ना। आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा? आपको गुजरात के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है हम लोगों के बिहार से जुड़ा हुआ है। यदि बिहार से यदि बात करते हैं तो आपको याद रखना है
क्या बिहार से जितने भी आपको एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। केंद्र वाला में तो हो सकता है कि पूछा जा सकता है, तो केंद्र वाला में नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो भी बिहार का एग्जाम है उसके लिए ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण रहेगा। क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देख लेते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना क्या है, तो गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कह सकते हैं कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में कौन है, नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के द्वारा ही आपको गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरू किया गया है। क्या चीज, आपको गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया गया। इसमें कह सकता है गुरु को जो कह सकता है कि प्रति माह कितना रुपया, 15,000 रुपया, जबकि संगीतज्ञ को कह सकता है कि 7,500 रुपया, और शिष्य को 3,000 मानधन कह सकते हैं कि आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है ये योजना इसलिए लाया गया है क्योंकि लगभग जो विलुप्त तो होते जा रही लोक कथा है, लोक नाट्य है, उसके बाद लोक नृत्य है और लोक संगीत है, और इस चीज को क्या किया जाएगा, क्षेत्रीय मानक से लेकर इसको बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। तो क्षेत्र के कह सकता है, और प्रधान तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के द्वारा कह सकते हैं कि बिहार में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके किसको, लोक नाट्य को, लोक नृत्य को। इसमें कह सकते हैं कि जो बच्चे सब है धीरे धीरे यहाँ पर रुचि नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब जो है कुछ जब बिहार सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो बच्चे भी इसमें धीरे धीरे प्रोत्साहन राशि जब दिया जाएगा तो होता है कि मान लीजिए कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना, और मदद दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, जैसे ही नाम आता है बिहार का तो बिहार के बारे में हम लोग जैसे बात कर लेते हैं, सिंपल सी है। तो बिहार जो बिहार के हैं तो उनको तो पता है, जो बिहार से बाहर देख रहे हैं वीडियो उनके लिए बात कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, और बिहार के मुख्यमंत्री लंबे दिनों से बने हुए नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल आपको 42वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान, है ना। और उसके बाद यदि लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर, जल्दी से बताइए आप लोग कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा की आपको जो दिखाई पड़ता है 40 सीटें हैं, और उसके बाद राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, आपको यहाँ पर 16 सीटें हैं। ये लोग आप लोग ध्यान रखना है, कितने बार आप लोगों को बता चुके हैं कि लोकसभा राज्यसभा जो भी जब भी किसी भी राज्य का आएगा तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। जो भी आज का प्रश्न है सभी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में आपको लिखा हुआ है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी है, कह सकते हैं कि बेंगलुरु सिटी का जो यूनिवर्सिटी है इसका जो नाम है परिवर्तन करने की घोषणा किया गया, और किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ पर जो नाम रखने की घोषणा की गया है आपको मनमोहन सिंह के नाम पर, किसके नाम पर, तो मनमोहन सिंह के नाम पर। तो कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आपको, तो कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है आपको सिद्धारमैया है। तो सिद्धारमैया ने घोषणा किया है कि बेंगलुरु सिटी जो विश्वविद्यालय है, तो बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम जो है क्या कर दिया जाएगा, किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है, ताकि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या किया जाए, सम्मान दिया जा सके। तो सम्मान की दृष्टि से इनके नाम पर रखने की एक घोषणा कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में आपको जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है इसका नाम परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो बेंगलुरु सिटी जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम परिवर्तन किसके नाम पर, तो आपको मनमोहन सिंह के नाम पर। चलिए जैसे क्या कहते हैं, बात करते हैं, आपको कर्नाटक का नाम आता है, कर्नाटक के राज्य के बारे में, तो जल्दी से बता दीजिए कर्नाटक के यहाँ पर भी आपको क्या कहते हैं, राजधानी क्या है। कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगलुरु है, बात कर चुके हैं पहले ही, मुख्यमंत्री भी बता चुके हैं कि आपको सिद्धारमैया है, राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री आपको याद रहता है, राजधानी याद रहता है, याद क्या नहीं रहता है, तो आपको राज्यपाल नहीं याद रहता है, तो आपको याद रखना है कि थावरचंद गहलोत कहाँ के, तो कर्नाटक के। लोकसभा की सीटें आपको 28 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें, आपको 12 सीटें। जब ये याद रखिएगा तो आपको पॉलिटी भी जो है, पॉलिटी से जब भी प्रश्न बनेगा इंडियन पॉलिटी से, तो आपको यहाँ से भी प्रश्न सोल्व होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि किस यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन किया गया है और किनके नाम पर रखने की घोषणा किया गया है ना। तो ये सब प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में आसान सा क्वेश्चन रहता है, और आसान सा रहता है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आपको ध्यान रहता है। तो इस तरह का जो भी करंट अफेयर्स है तो आप लोगों को देते रह रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और आप लोग इसको जो भी प्रश्न है बन रहा है आपको इसको नोट करके रखना है ना। जब तक आप नोट करके नहीं रखिएगा आपको याद नहीं रहेगा। अभी तो जब बातचीत करते हैं तो आपको आसान में याद रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं। इस तरह का जो भी प्रश्न रहता है आसान प्रश्न रहता है, और इस तरह का आसान प्रश्न को आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चले हम लोग आगे। चलिए आगे पर अब बात करते हैं, अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि भारत की पहली, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां शुरू हुई है। तो ये कहां पर शुरू हुई है, इंदौर में शुरू हुई है। यदि यह इंदौर में शुरू हुई है तो आने वाले दिनों में आपको पूरे भारत में ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी स्टार्ट कहां पर किया गया है, भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस। क्या है, आपको डिजिटल हाउस एड्रेस जो आप
का जो घर का एड्रेस होता है, तो देखिएगा कि आपको वार्ड नंबर लिखा हुआ रहता है। जब आप किसी भी, आप कहीं के रहने वाले हो, आप शहर के रहने वाले हो, गांव के रहने वाले हो, तो आपका जो पता रहता है, पता के साथ जो गांव रहता है, गांव के साथ आप देखिएगा कि अंतिम अवस्था में क्या रहता है, आपका वार्ड नंबर रहता है। और जब वार्ड नंबर रहता है, वार्ड नंबर के बाद आपको क्या लिखा हुआ रहता है, हाउस नंबर रहता है ना। तो हाउस नंबर, गांव घर में तो हाउस नंबर नहीं रहता है, लेकिन आप शहरों में आपको देखने को मिलेगा कि हाउस नंबर। तो इसी तरह से जो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में कह सकते हैं कि इंदौर नगर निगम ने भारत की पहली, क्या है, तो भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है। और यह पायलट आधारित, मतलब यह एक तरह से जांच किया जा रहा है ना, यदि ये सही रहा पायलट परियोजना, तो एक तरह से पूरी तरह से आपको सभी जगह लागू होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो यह पायलट आधार पर जो है वार्ड नंबर 82, कहां पर, तो ये वार्ड नंबर 82 और सुदामा नगर, क्या नाम है, जो एक तरह से जो कह सकते हैं कि आपको जो जिस क्षेत्र का जो नाम वार्ड नंबर है, ये सुदामा नगर से, और कहाँ का, तो आपको इंदौर का, मध्य प्रदेश के इंदौर के वार्ड नंबर 82 और सुदामा नगर से ये शुरू किया गया है। हर घर के बाहर जो है एक यूनिक QR कोड वाली डिजिटल प्लेट लगाई गई है। क्या लगाई गई है, एक सभी घर के आगे कह सकते हैं कि यूनिक QR कोड वाली डिजिटल आपको प्लेट लगाते हुए दिखाई पड़ेगी, जो केंद्र सरकार की DigiPin प्रणाली से जुड़ी होगी। और QR कोड स्कैन करने पर जो है घर का GPS आधारित पता दिखता है ना। तो सीधी सी बात है, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या किस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। जैसे देखिए, ये एक घर है ना, और इस घर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको QR कोड लगा हुआ रहेगा। जैसे घर के बाहर आपको रहता है, दीवार पर रहता है, तो दीवार पर क्या लगा हुआ रहेगा, एक QR कोड लगा हुआ रहेगा। और जैसे मान के चलिए, अब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ये घर जो है किसका है, क्या है, नहीं है ना। किसी पता पर जो है ये DigiPin से जुड़ा हुआ रहेगा, भारत सरकार के DigiPin से ये जुड़ा हुआ रहता है। और जैसे इसको स्कैन किया जाएगा, मोबाइल से स्कैन किया जाएगा, तो घर का मालिक कौन है, वार्ड नंबर क्या है, क्या पूरी तरह से इस पे पूरी तरह से पता आ जाएगा, किसका, इस घर का, है ना। इसलिए किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूछना पड़ता था किसका घर है, नहीं है घर, क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को खोजना पड़ता था, तो उसको मान के लेके नाम मुश्किल होता था खोजना, है ना। तो यहाँ पर जो है खोजना मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के तहत कर सकते हैं, एक तरह से सुव्यवस्थित किया जा रहा है सभी चीज को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये जितना भी प्रश्न आज का है, सभी प्रश्न लगभग महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। 10वां नंबर का प्रश्न क्या है, किस योजना के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या है योजना, किस योजना के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये कैच द रेन के तहत, किसका, ये कैच द रेन के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान, कैच द रन, अटल भूजल योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। दो योजना आपको याद रखना है, एक तो कैच द रेन आपको प्रश्न दिए ही है, और दूसरा जो है अटल भूजल योजना को आपको याद रखना है, ठीक है। और इस अभियान राष्ट्रीय जल शक्ति, सॉरी यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ेगा, यह अभियान जो दिखाई पड़ेगा राष्ट्रीय जल मिशन, क्या है, राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है अभियान राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बनाने के लिए राज्यों और सभी हितधारकों को क्या करना है, प्रेरित करना है। तो जो वर्षा जल हम लोग, वर्षा जो होती है ना, और वर्षा जल को हम लोग क्या करते हैं, यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तो इसको क्या कहा जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। और इस पे क्या कहते हैं कि आपको किसी किसी राज्य के द्वारा भी, जैसे कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा भी वर्षा जल को क्या करने के लिए बात की जा रही है, संचयन करने की बात की। वर्षा जल को क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं एक तरह से जमा करना है, ठीक है। जमा करके किसी तरह से आप भूमिगत कर सकते हैं या किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपको जब वर्षा आपकी छत पर हो, तो आपके वर्षा के मान के इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से व्यर्थ का इसको मान के पानी को आपको व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वर्षा जल को एक तरह से संचयन करके रखना है। तो आपको याद रखना है कैच द रेन। और कैच द रेन क्या है, आपको एक योजना है, और इसी के तहत कह सकते हैं कि आपको अटल भूजल योजना, ये सब आपको याद रखना है। कैच द रेन क्या है, अटल भूजल योजना क्या है ना, ये सब आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर तो हम लोगों का आज का करंट अफेयर प्रश्न था। यहाँ पर हम लोग आज 10 नंबर का जितने भी 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं सभी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। और हम जो है आपको कि आपको भूलने नहीं देंगे, भूलने इसलिए नहीं देंगे कि आपको बार बार रिवीजन करवाते रहेंगे। बार बार रिवीजन करवा रहे हैं, जितना भी आपको जनवरी से प्रश्न हो रहा है, आपको बार बार 10 से 12 क्वेश्चन को रिवीजन करवा देंगे, जिससे क्या होगा, आपको जो भी यदि भूल गए होंगे रिकैप होते रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वन लीनियर के तहत देखते हैं कि लद्दाख के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र ने किस अनुच्छेद के तहत नियम को जारी किया है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा, आपको
आर्टिकल 240। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से कौन सा आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ की जो लोगों यहाँ पर कह सकते हैं कि खास करके जो तिब्बत सॉरी यहाँ पर जो लद्दाख के बारे में बात यदि करता है तो यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है कौन सा, आपको लद्दाख के जो क्षेत्र के लोगों को एक मांग था कि हम लोगों को कुछ ना कुछ विशेष दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो विशेष दर्जा तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का एक मांग को पूरा करने के लिए कह सकता है कि केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत कुछ नियम जारी किए हैं। यहाँ पर कुछ नियम जारी कर दिया है, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल आपको याद रखना है कौन सा, 240 है ना। तो 240 आपको जो आर्टिकल दिया गया है लद्दाख के लिए विशेष कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कुछ छूट मिलता है। यहाँ पर आगे चलते हैं, दाउजली हेडिंग जो नवपाषण का कहता है नवपाषण कालीन आवास स्थल दिखाई पड़ता है किस राज्य में स्थित है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है कहाँ पर, तो असम में दिखाई पड़ रहा है। यदि बात करते हैं कि रेपो दर, और रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की गया है, 50 आधार अंकों की कटौती की गई है। यदि बात करते हैं कि वर्तमान में रेपो दर कितना कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको बार बार रिविजन करवा रहे हैं, तो आपको 5.5 कितना, आपको 5.5 याद रखिएगा कितना, 5.5। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आपको 5.5 है ना, वर्तमान में रेपो दर कितना है, तो आपको 5.5 है। और यहाँ पर विशेष प्रश्न आपको करवा चाहिए, फिर से किसी दिन आपको रेपो के बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। चलिए अभी वर्ल्ड न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का, किसका, मालदीव का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वो प्रश्न करवा चुके हैं आपको, किसको, कैटरीना कैफ को। उम्मीद है कि आपको याद होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान लॉन्च किया गया है, तो कहां पर, तो महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको महिलाओं की 10 किलोमीटर की रेंज में। और फ्यूगो ज्वालामुखी जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहां पर है, तो फ्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा, ये आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, सक्रिय ज्वालामुखी है आपको ग्वाटेमाला का। और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव घई को नियुक्त किया गया, किसको, तो राजीव घई को। राजधानी दिल्ली में देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनेगा, तो आपको राजधानी कह सकते कहां पर, तो नई दिल्ली में इको पार्क कह सकते हैं, किसका, ई कचरा का। ई कचरा इको पार्क कहां बनेगा, तो आपको होलंबी कला में, कहां पर, ये होलंबी कला आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। भारतीय नौसेना कह सकते हैं कि पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति एडीजी नियुक्त किया गया है, ये कौन बनी है, यशस्वी सोलंकी बनी है। यशस्वी सोलंकी के बारे में भी आपको प्रश्न करवाए हैं, तो आपको ध्यान रखना है यशस्वी सोलंकी क्या बनी है, राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त हुई है। हाल ही में कह सकते हैं कि एयर इंडिया का विमान हादसा, ये प्रश्न आपको याद होगा कि हाल ही में जो है एयर इंडिया का विमान हादसा कहां पर हुई है, तो आपको गुजरात के कहां पर, अहमदाबाद में। इस प्रश्न के बारे में भी आपको पूरे विस्तार से बातचीत किया है, तो आप यदि आपको कुछ भूल चुके हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके पूरे विस्तार से देख सकते हैं। मध्य यूरोप की बात करते हैं कि मध्य यूरोप के किस देश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी, हाल फिलहाल में, ये ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की गई थी। हाल ही में कह सकते हैं कि चर्चित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किस गंगोत्री के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, वैसे ये आपको उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में ही। भारतीय सेना किस देश में कह सकते हैं कि अभ्यारण्य खान क्वेस्ट जो आपको अभ्यास होती है 2025 कहां पर भाग ले रही है, तो ये मंगोलिया। ठीक है, तो खान क्वेस्ट इस बार कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो आपको मंगोलिया में। पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग के द्वारा जून 2025 में शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है, तो इसका नाम जो रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, तो आपको ज्ञान सेतु नाम रखा गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और रिवीजन जब करवा रहे हैं तो रिवीजन भी आप लोगों को याद आ रहा होगा कि मान के चलिए हाँ ये सब प्रश्न पढ़े हुए हैं, है ना। और इसी तरह सब तरह का प्रश्न पूछता है। आप लोगों को जो पिछले वीडियो में क्या पूछे थे प्रश्न, आइए जल्दी से देख लेते हैं। पेंटोगार्टन सिनावात्रा के बारे में विशेष बात किए थे, बहुत सारी जानकारी आपको पेंटोगार्टन सिनावात्रा के बारे में बताए थे, 2 दिन से लगातार आपको पेंटोगार्टन सिनावात्रा के बारे में बता रहे हैं। तो पेंटोगार्टन सिनावात्रा जो हाल ही में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया गया है, ये किस देश की है, तो ये किस देश की है, तो आपको थाईलैंड की, है ना। ये थाईलैंड के पेंटोगार्टन सिनावात्रा जिनको क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, प्रधानमंत्री के पद से निलंबित कर दिया गया। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। तो भारत की पहली यूपीआई क्या है, भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, और इस प्रश्न का जवाब आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बातचीत की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।